नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने 180 दिन यानी 6 महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। ये रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को बताया। इससे ठीक पहले कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए जाते हैं जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी के तमाम सारे जो रोड मैप हैं, जो जिस दिशा में या जिस विभाग का रोड मैप तैयार किया गया है, वो भी डॉक्टर मोहन यादव ने बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र में मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। विकास की दिशा को, गति को आगे बढ़ाते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार अपने मिशन पर जुट जाएगी, क्योंकि 4.5 साल करीब का वक्त है और सरकार पूरा फोकस कर रही है कि ग्रामीण अंचल से लेके शहरी विकास तक क्या डेवलपमेंट हो, निवेश की क्या संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है। ये सब खाका आज डॉक्टर मोहन यादव ने बताया। तो डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में अहम फैसले लिए। सब्सिडी देने की बात की तो स्वास्थ्य विभाग में कई पैरामेडिकल स्टाफ सहित कई ऐसे पद हैं जो करीब 46,000 हैं, उनको भरने की भी बात कही है। इसके अलावा जो कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है गौ वंश की सुरक्षा को लेकर है कि गौ वंश को सुरक्षित रखने के लिए अब हाइड्रोलिक वाहन खरीदे जाएंगे। नगरीय प्रशासन विभाग को यह जवाबदेही दी गई है। सड़कों पर जो गोवंश घूमता है उसको सही जगह वहां से लिफ्ट करा करके और गौशालाओं तक पहुंचाने का काम, यानी गौ संवर्धन की दिशा में इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे और गौ संरक्षण वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा। इसके अलावा और कुछ क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनाओं के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं। हमने उनको चुनौती दी थी कि बताएं ये पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया। 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं। रोजगार, प्रदेश में चुने हुए 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ हमने नियुक्ति पत्र दिए थे। आपकी जानकारी में कि खनिज से हमारा अपना प्रदेश सरसब्ज है। ऐसे में खनिज के अधिकतम ब्लॉक पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं नीलाम हुए, तो मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने लीडर ऑफ इंडिया के नाते से नंबर 1 की स्थिति में रखा। सबसे ज्यादा नीलामी करने में मध्य प्रदेश ने एक अपना विशेष स्थान बनाया। और एक और खास बात, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने इस लोकसभा ने अच्छे से प्रतिनिधित्व दिया है। 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं, इसमें 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। तो देखिए, विकास की रफ्तार पकड़ेगा मध्य प्रदेश और जो विजन डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने पेश किया और अपना रिपोर्ट कार्ड भी 180 दिन का। हालांकि इस बीच में देखिए लोकसभा चुनाव भी रहे, सरकार को ज़्यादा कामकाज करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन जो भी किया उसका ब्यौरा डॉक्टर यादव ने बताया
केंद्र में जब मोदी 3.0 सरकार अपनी अमल में आई तो सबसे पहले कैबिनेट में किसानों की बात की, गरीबों के आवास की बात की। ठीक वैसा ही डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में किया कि अपना पूरा जो कार्यकाल अभी तक का है उसकी उपलब्धियां तो बता ही दी। एयर एम्बुलेंस कैसे चलाएंगे, कैसे गरीबों की मदद करेंगे, कैसे हम स्वरोजगार के अवसर खोलेंगे, रोजगार को कैसे बढ़ावा देंगे, इन सब तमाम बातों का जिक्र आज उन्होंने किया। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र के साथ जैसे डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो अब डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। 6 मंत्री मध्य प्रदेश से केंद्र में हैं, उनका भी लाभ डॉक्टर मोहन यादव भरपूर लेना चाहेंगे। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, परिचय कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। खिलावन चंद्राकर जी हमेशा की तरह एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भानु चौबे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार समीक्षा करते रहते हैं, नज़र रखे रहते हैं। सियासत पर तो रखते ही हैं, प्रशासनिक अमले में कैसे कामकाज चल रहे हैं, सरकारें कैसा कामकाज कर रही हैं, उस पर भी उनकी पैनी नज़र रहती। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले भानु चौबे सर आपसे ही पूछेंगे, रोड मैप तैयार है मध्य प्रदेश सरकार का, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर कुछ काम नहीं ऐसे हो सकते थे, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक भी हुई और सबसे अहम बात है कि डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 180 दिन के कामकाज का ब्यौरा भी आज मीडिया के सामने रखा कि हमने ये किया और अब हम ये करने जा रहे हैं। ये सबसे पहले तो पूर्ण कार्यकाल में प्रदेश सरकार के प्रवेश का स्वागत किया जाना चाहिए। बीते 5-6 महीने तो वो उनकी नियुक्ति और लोकसभा चुनाव उसमें औपचारिकताओं में गुजर गए, तो मूल रूप से 4.5 साल का कार्यकाल अब शुरू होता है उनका, और इसमें उनके पास बहुत से लक्ष्य हैं, बहुत से काम हैं, और यानी मैं कह सकता हूं कि सरकार के प्रयास और सरकार के संसाधन और सरकार के कर्मचारी इन लक्ष्यों के सामने पर्याप्त मालूम नहीं हो सकते हैं। लक्ष्य बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार अगर प्रतिबद्ध है और कुछ करना चाह रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। रोड मैप के बारे में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसमें आम आदमी का की जरूरत परिलक्षित होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे एयर एम्बुलेंस की बात की है, वो वाकई सीधे आम आदमी के पक्ष में दिखाई देती है। ये इस तरह के फैसले जो हैं अफेक्ट करते हैं। मैं कैश बांटने की व्यवस्था पे कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अभी तक वस्तु विनिमय होता था, चीजें दी जाती थी और समर्थन या आप कहें लोकप्रियता जो भी मिलता था, लेकिन अब सीधे कैश दिए जाने का दौर चल रहा है राजनीति में। ये बहुत नया है, बहुत पुराना नहीं है। कभी कोई अपवाद स्वरूप घटनाएं हुई होंगी, लेकिन ये लगातार कैश की घोषणाएं और खातों में पैसे भेजना, ये टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है कैश में। इस पे अलग से विचार करके कुछ विकल्प ढूंढा जाना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव के सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं, बहुत आसान नहीं है उनके लिए कार्यकाल ये। एक तो उनका पहला कार्यकाल है मुख्यमंत्री के तौर पे, अगर वो बहुत अच्छा करते हैं तो ये उनकी काबिलियत की प्रशंसा होगी, सूझबूझ वाले माने जाएंगे। और अगर काम के बोझ से या राजनीति के बोझ से दबके रह गए तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि कौन सफल हुआ और कौन सफल नहीं हुआ। पर मुझे लगता है कि शुभकामना का वक्त है ये, तो इस वक्त तो शुभकामना दी जानी चाहिए। चलिए, खिलावन चंद्राकर सर, देखिए भानु चौबे सर ने 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण बताए हैं। क्या लगता है मोदी सरकार के अमल में आने से 6 मंत्री मध्य प्रदेश को मिलने से, पिछली बार भी लगभग इतनी ही संख्या थी, तो क्या लगता है कि ये डॉक्टर मोहन यादव थोड़ा खुश हैं कि हमें अब बहुत ज़्यादा वेटेज मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है और उसके बाद अब उनकी स्थायित्व वाली सरकार जो है उन्हें थोड़ा फ्री हैंड काम करने को मिलेगा और काम का जो रोड मैप उन्होंने तय किया है कि हम ये करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर जो विदेशी निवेश है वो कैसे आएगा, जो बड़ी कंपनियों का निवेश है वो मध्य प्रदेश में कैसे आए, और बाकी का जो अपने 6 माह का कार्यकाल उनका रहा उसका ब्यौरा तो उन्होंने दिया ही है। देखिए मोहन जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी की एमपी सरकार लगातार कहते रही है कि डबल इंजन की सरकार से विकास ज्यादा तेजी से होता है, और मुझे लगता है कि मोदी 3 कार्यकाल शुरू होने के बाद उस अवधारणा को और गति मिली है। और जिस तरह से आज मंत्रिमंडल की बैठक में मोहन यादव जो है उत्साह से लबरेज थे, तो उससे यही महसूस होता है कि आने वाले दिनों में बेहतर कार्य करेंगे।
देखिए, मोहन यादव का लगभग 6.5 महीने का कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है। 6 महीने से एक 2-4 दिन ज्यादा हो गया है। और इसमें आपने देखा होगा कि 3 महीने जो शुरुआती थे उसमें मंत्रिमंडल का गठन, पोर्टफोलियो का बांटना और अधिकारियों के जमावट वगैरह में बीत गए। और बाकी 3 महीने जो है वो आचार संहिता के कारण कुछ काम सरकार नहीं कर पाई। जो महत्वपूर्ण काम है उनको कदम उठाना चाहिए था। यहाँ तक मंत्रिमंडल की बैठक भी नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के ये है कि मोहन यादव अब तेजी से काम करना शुरू करेंगे, ऐसा महसूस होता है। हालांकि आज के बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में, उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास किया। एक खाका अपनी उपलब्धियों का रखने का प्रयास किया। उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम गैस सिलेंडर के लिए महिलाओं के लिए पैसा रिलीज कर दिए हैं और 6 महीने से हम उनको दे रहे हैं, बांट रहे हैं, इस तरह की बात कही उन्होंने। उसी तरह से किसानों के लिए जो सब्सिडी है, ST/SC वर्ग के लिए जो सब्सिडी है, उसका भी जिक्र किया। कितने रुपए, उन्होंने आंकड़ा भी बताया कितने रुपए हम उनके खाते में जमा कर दिए हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जिस तरह से GST कलेक्शन को लेकर के बताया कि लगभग 27-28% GST कलेक्शन मध्य प्रदेश का बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक आधार को मजबूत करने का एक बड़ा संसाधन मध्य प्रदेश सरकार को, हालांकि GST की राशि जो है केंद्र सरकार को जाती है और उसके बाद अनुपातिक दृष्टि से रिलीज होते हैं राज्यों को। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी राशि GST का, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए जारी होगी और विकास कार्यों में वो काम आएगा। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से बात कही कि हम आने वाले दिनों में, एक तरह से उन्होंने रोड मैप रखा मंत्रिमंडल के सामने कि हम आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं। उन्होंने जो है गैर सहायक अस्पताल के में डॉक्टरों की कमी को लेकर के चर्चा की। उन्होंने 11,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही, नवयुवकों को। उन्होंने जो पद हैं, जो पदोन्नति के कारण रुके हुए हैं, पदोन्नति नहीं होने के कारण रुके हुए हैं, उसमें सीधी भर्ती से इन पदों की पूर्ति की बात कही। कुछ प्रमोशन से, कुछ सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने अभी तक एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता था कि प्रभारी मंत्रियों को प्रभार नहीं दिया गया है जिलों के, लेकिन उन्होंने आज स्पष्ट किया कि हम अगस्त के महीने में जो है 15 अगस्त के पहले मंत्रियों को उनके जिले के प्रभार दे देंगे और इस बार जो है वो झंडारोहण भी अपने अपने प्रभार के जिले में करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो उनका रोड मैप था, गौवंश के संवर्धन संरक्षण की बात कही उन्होंने, जिस तरह से कि हम लिफ्टर लाएंगे और जो गौवंश है उसको पकड़ के हम जो गौशाला है वहाँ शिफ्ट करेंगे, ताकि सड़कों पे जो गौवंश घूमते रहते हैं आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सके, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो कुल मिला के यही कहना है कि उन्होंने एक रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हम निवेश को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने बात कही कि हम समिट का आयोजन करेंगे, निवेश के लिए अलग अलग बिल्कुल एक रोड मैप तैयार बताया उन्होंने। अब कुल मिलाकर उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि अब प्रदेश जो है वो चहुमुखी विकास की रफ्तार पकड़ेगा। और रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रहा था, ये हम सब आप जानते हैं कि चुनाव थे, चूंकि आचार संहिता का माहौल था, तो लिमिटेड जो है एक्शन सरकार ले सकती थी। रवि अवस्थी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। रवि जी, क्या मैसेज देने की कोशिश की है डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और इससे पहले बैक टू बैक अपने मंत्रियों से चर्चा की, 1-to-1 चर्चा की उन्होंने, और फिर कैबिनेट उनकी होती ही है, कैबिनेट में फैसले आपको जानकारी में है ही? बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए हालांकि मैं पिछले 6.5 महीने के दौरान जो डॉक्टर मोहन यादव का जो कार्यशैली आई है सामने, वो बिल्कुल देखिए किसी मामलों को लटकाते अटकाते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 2 टूक फैसले होते हैं उनके, 2 टूक बात होती है, चाहे वो जनहित से जुड़े मामले हों या किसी भी प्रकार का। आप देखिए कि लाडली बहना योजना को लेकर जिस तरह की बात सामने आती रही, कई आरोप लगते रहे,
कई शंका कुशंकाएं जाहिर होती रही, लेकिन उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि देखिए कोई भी योजना बंद नहीं होगी, चाहे लाडली बहना हो चाहे लाडली लक्ष्मी हो। किसान सम्मान निधि का भी पैसा देखिए केंद्र सरकार ने रिलीज किया तो राज्य सरकार भी करेगी। ऐसे ही 18,000 करोड़ का अगर मान लीजिए राजस्व अर्जन का है तो एक अपने आप में 6 महीने में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। ये दिखाता है कि मैं देखिए काम भले ही आचार संहिता लागू थी, लेकिन इन दौरान जो है वो राजस्व अर्जन को लेकर कहीं काम नहीं रुके, क्योंकि देखिए विकास के लिए अर्थ जरूरी है, धन जरूरी है, और वो गति वो बनाए रखे। ये दिखाता है सरकार की कुशलता को। तो स्वाभाविक तौर पर दूसरी बात यह है कि देखिए उन्होंने जो नई बात कही है वो ये है कि एक तो किस तरीके से रोजगार सृजन को लेकर उन्होंने तत्काल फैसला लिया कि अगर स्वास्थ्य विभाग में 40,000 से ज़्यादा पद खाली है तो भरिए आप, उन्हें रोकना नहीं है। अगर डॉक्टर पदोन्नत नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, जो तकनीकी कारण, तो आप सीधी भर्ती करिए। तो ये दिखाता है कि वो जो उनके जो स्पष्ट फैसले हैं वो कहीं ना कहीं है ना, एक है कि भाई आप मामले को लिंगारान करके नहीं चलना, लटका के नहीं चलना कि नहीं मामला बस फाइल पड़ी हुई है और सरकार के पास विचाराधीन है। तो ये इस तरह की वो कार्यशैली पसंद नहीं करते हैं। और आप देखिए कि अधिकारियों को जब प्रदेश के मुखिया का जब इस तरह का मिजाज होता है तो निश्चित तौर पर अधिकारी फिर उसी गति से काम करते हैं। और चाहे देखिए सख्त फैसले लेने के मामले में भी उन्होंने कई सख्त फैसले इस दौरान लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके मुताबिक लाउड स्पीकर का मामला हो, मांस विक्रय का मामला हो खुले में, या फिर तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो कहीं घटना दुर्घटनाएं हुई, उन्होंने समय समय पर बिल्कुल अपने सख्त मिजाजी दिखाई और उसके चलते एक ब्यूरोक्रेसी में कहीं एक संदेश भी दिया कि सरकार जो है अब उनके हिसाब से चलने वाली है। तो ये दिखाता है कि जो उनकी सख्त मिजाजी जहाँ गड़बड़ी है वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल कड़ा संदेश दिया, और दूसरी तरफ जो जन कल्याण से जुड़ी योजना है उनमें कहीं कोई तरह की रुकावट नहीं आने दी। ये है ना एक तरीके से सरकार का आर्थिक प्रबंधन, रोजगार की दिशा में काम करना। आप देखिए कि उन्होंने कहा कि अगर उज्जैन की तर्ज पर आप रीजनल कॉन्क्लेव जो है वो अन्य शहरों में भी, यानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के नाम उन्होंने गिनाए, इन जगहों पर भी होगी और निवेश बढ़ेगा। निवेश क्योंकि जब निवेश बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर प्रदेश की माली हालत में भी सुधार होगा, दूसरी तरफ आपका रोजगार सृजन भी होगा। तो सरकारी, क्योंकि सरकारी पदों जो भर्ती है उसकी संख्या सीमित होती है, ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार का प्रयास यही होता है कि स्वरोजगार की दिशा में लोगों को, युवाओं को जो है आकर्षित करे, दूसरी तरफ और रोजगार सृजन कैसे हो सकता है उस दिशा में काम करे। तो ये तमाम जो फैसले हैं ये दिखाता है कि मैं एक, अब जैसे मान लीजिए कि जो राजनीतिक कई बार पुनर्वास होता है तो उन्होंने देखिए निगम मंडल है, उन्होंने अगर कई निगम मंडलों में सीधे चूँकि मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, प्रभारी अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को, अगर उन्हें डेप्यूट करना था तो उन्होंने अधिकारियों को उसमें बनाया, अध्यक्ष बनाया। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि व्यवस्था को सुचारू, यानी कैसे सुशासन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, इसको लेकर वो सख्त फैसले करते हैं। भले ही सहयोगी नाराज हो जाए, कोई उन्हें दिक्कत उस बात की नहीं है, लेकिन जो उन्होंने तय किया है कि कैसे गुड गवर्नेंस दी जा सकती है तो उसको दिशा में वो बराबर काम कर रहे हैं। महेंद्र जी, ठीक। भानु चौबे सर, एक और बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात लग रही है, हालांकि उन्होंने उसको जो है वो एलेबोरेट नहीं किया कि कैसे हो सकता है ये संभव, लेकिन उन्होंने कहा जरूर है कि गांव, स्कूल और कॉलेज अधिकारी, मंत्री और विधायक और वो स्वयं गोद लेंगे। ये जो पहल है, इस पहल को कैसे देखा जाएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब योजनाओं की, कार्यक्रमों की और ये लक्ष्य की, रोड मैप की घोषणाएं होती हैं, वो दिन राजनीतिक नेतृत्व के उत्साह का दिन होता है। लेकिन जो योजनाओं के नतीजे आते हैं, कार्यक्रमों के नतीजे आते हैं, वो उपभोक्ता, हितग्राही का और मीडिया का दिन होता है कि वो देखे कि कब ज्यादा हुआ, कि श्रेष्ठ हुआ, कि बेहतर हुआ, कि निकृष्ट हुआ। तो अभी हम उनके उत्साह में शामिल हैं, लेकिन हमें ये देखा होगा कि कितनी दूर तक ये जाती हैं बातें और कितने नतीजे इसके अच्छे आते हैं। गोद लेने का जो है ये मामला आपने जिक्र किया, ये पहले भी हुआ है प्रयोग ये, और चले भी हैं, लेकिन बहुत अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि समय बढ़ने के साथ आगे चलती है सरकार जब, तो उसके पीछे बहुत से काम, बहुत सी जिम्मेदारियां लगती जाती हैं।
और वो पहले निभाते हैं उसको निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके रास्ते खोजने पड़ते हैं कि साहब बात चाहिए हफ्ते में एक दिन चले जाइए, अच्छा महीने में एक दिन चले जाइए। तो अभी हम उसको विवेचनात्मक दृष्टि से देखे हैं, हमको कोई ऐतराज नहीं है, हम शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करें कि इसके नतीजे क्या होंगे। दूसरी बात जो सख्ती की बात है, वो सख्ती प्रारंभ में नेतृत्व दिखाता है और दिखाना चाहिए, उससे प्रशासनिक अमला है, पब्लिक है, ये सब लोगों को एक डिसिप्लिन की लाइन नजर आती है, लेकिन वो मेंटेन करें, वो नियमित बने, वो रेगुलर हो और उसमें कंटिन्यूटी हो, निरंतरता हो, तब हम उसका ये डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। ये हमारा मीडिया का काम है। तो मोहन यादव ने जो कुछ कहा है उसकी तारीफ की जानी चाहिए और ये इंतजार किया जाना चाहिए कि इन शब्दों को वो अमल में कितनी दूर तक ले जा पाएंगे, क्योंकि उनकी भी बहुत सी मजबूरियां राजनीतिक और दूसरी तरह की आ जाती हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं आपको लाउड स्पीकर का उदाहरण दूं, जिक्र हुआ, पहले शक्ति हुई, प्रभार लेते ही और हटा दिए गए, बड़ी धूमधाम से हटाए गए और फिर वो ढील हो गई थी, फिर बजने लगे थे और अचानक फिर शक्ति हुई और फिर हटा दिए गए। ये पिछले 3 महीने में हुआ। तो इसका मतलब है कि प्रशासन भी कहीं कसावट की मांग कर रहा है, वहां भी कुछ ढील पोल है जो ऊपर का निर्देश नीचे तक नहीं आता है। तो मैं समझता हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए और सब नोट करना चाहिए कि कितने लक्ष्य हैं, कितना कहा गया है, और हम धीरे धीरे उसको मॉनिटर करेंगे कि कहां तक पहुंच रहे हैं और आपसे समय समय पर बात करते रहेंगे। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी, देखिए भानु चौबे सर ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा है कि जो रोड मैप तैयार किया है या जो विजन है सरकार का, उसके अनुरूप काम होगा। संकल्प पत्रों की हम बात करेंगे। संकल्प पत्र में जब 2023 का संकल्प पत्र भाजपा का आया था मध्य प्रदेश में, तो करीब 450 से बिंदु थे उसमें समाहित थे, जो घोषणाएं उनको कह सकते हैं। उसमें से सिर्फ अभी तक 41 ऐसी हैं जो अमल में लाई गई हैं, बाकी 218 पर तेजी से काम चल रहा है, ये बात कही जा रही है। ऐसे संकल्प पत्र के अकॉर्डिंग चलेगी सरकार, या फिर सरकार फिर ऐसे चलेगी कि नहीं, जो जरूरत होगी, जो आवश्यकता होगी, समय अनुसार निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, चुनावी राजनीति में जो लोग रहते हैं या जो भी सरकार बनती है, उसके लिए स्पष्ट हो जाता है महेंद्र जी कि जो संकल्प पत्र या वचन पत्र जारी किया जाता है उस पर 100% अमली जामा पहनाया जाए। तो नहीं तो विपक्ष जो है बिल्कुल खड़ी रहती है सामने और उंगली उठाने के लिए और आलोचना करने के लिए। ऐसे में सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी होती है। तो जिस तरह से लगभग 42-43 संकल्पों को अभी तक पूरा किया गया है, लेकिन इतने अल्प समय में आप देखिए कि उनको कार्य करने के लिए तीन महीने लगभग मिले हैं और तीन महीनों में जिस तरह से उन्होंने संकल्प पत्र पर के पन्ने पलटे हैं और जिस तरह से कार्रवाई की है या जिस तरह से और लगभग 200 के संकल्पों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम योजना बनाई गई है, तो उससे स्पष्ट होता है कि संकल्प पत्र को लेकर के मोहन सरकार जो है, मोहन यादव की सरकार बहुत तेजी से काम करेगी आने वाले दिनों में। और जिस तरह से वो अब तो फ्री हो गए हैं लोकसभा चुनाव से, तो लगातार मुझे लगता है कि आज भी अधिकारियों की बैठक उन्होंने करी और लगातार अधिकारियों को बैठक करते रहेंगे और जो भी कमियां हैं संकल्प पत्र को पूरा करने में उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन संकल्प पत्र के साथ जो जरूरी चीजें और होती हैं, जो प्रचलन में आता है और उसको त्वरित कार्रवाई की जाती है, इस पर भी मुझे लगता है कि मोहन सरकार बहुत तेजी से काम करने का रोड मैप तैयार कर चुकी है। और आज के बैठक में जिस तरह की बातें हुई, खुलकर बातें हुई और जिस तरह से विचार विमर्श हुआ अलग अलग विधायकों से, अलग अलग मंत्रियों से। अच्छा, एक और देखिए, नवाचार करने जा रहे हैं। पीएम श्री हवाई कनेक्टिविटी की एक योजना है जिसकी लॉन्चिंग अभी करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन इससे कनेक्टिविटी क्या होगी कि ये छोटे एयरक्राफ्ट आएंगे जो एक जगह से दूसरे जगह तक सभी के लिए उपलब्धता रहेगी उनकी, हालांकि वो किराया भी उसमें लगेगा। तो ऐसा प्रयोग शायद पहले भी मध्य प्रदेश कर चुका है। तो अब ये एक जो नई पहल होगी, ये कहा जा रहा है कि ये कनेक्टिविटी, जो दूरियां हैं वो कम करने में मददगार होगी। रवि अवस्थी, मध्य प्रदेश रवि अवस्थी। बिल्कुल महेंद्र जी, हालांकि देखिए यार, जो बस सेवा है वो मुझे, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मध्य प्रदेश में शायद पहली बार हो रहा है।
नहीं, एक बार वो छोटे एयरक्राफ्ट आए थे ना, रीवा हवाई पट्टी पर उतरे थे ऐसे, उनमें 8 सीटर वो विमान थे, तो ऐसी हाँ, वो चीजों एक का प्रयोग इम्प्लीमेंट हुआ था। होकर रह गया। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो रोड मैप बना है इसका, और जो सुविधाएं दे रहे हैं, तो देखिए अन्य राज्यों में भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, गुजरात में है, झारखंड में है और तमाम जगह। लेकिन सबसे मध्य प्रदेश में जो शुरू होने की इसमें अगर जो इसमें बात इसमें कही limited जगह होगी। देखिए, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, रीवा है, उज्जैन है, ग्वालियर है, सिंगरौली है और खजुराहो। 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट के माध्यम से ये कनेक्टिविटी बिल्कुल है। उसमें एक शायद बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर भी रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात मयंक जी उसमें ये है कि देखिए इसमें जो आयुष्मान वालों को इसमें मुफ्त रखा गया है, उनसे कोई किराया नहीं ली जाएगा आयुष्मान कार्ड धारक वालों से। और इसके अलावा कुछ अन्य कैटेगरीज भी तय की गई है जिनके लिए ये सेवा निःशुल्क रहेगी। बाकी अन्य राज्यों में अगर कहीं कोई जाता है या दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं उनसे किराए की बात है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में, खास करके झारखंड की तुलना में, ये किराया मध्य प्रदेश में कम रहने वाला है। तो अब हालांकि जब पूरा उसका वर्किंग प्लान आएगा तो जो कंपनी ये सेवाएं देगी वो किस तरह की सेवाएं दे पाती है, हालांकि पूरी निगरानी राज्य सरकार की रहेगी और नज़र भी रहेगी उस पर। तो स्वाभाविक तौर पर ये कुछ नवाचार है जो हमें अब देखने को नवाचार है। मिलेंगे। ये निश्चित तौर पर जो अगर एक शहर से दूसरे शहर में, कई बार आप देखिए कि हम जब यात्रा करते हैं तो मालूम चला 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं सुबह से कि निकले शाम को पहुंच पाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि 1-1.5-2 घंटे में जब ये होगी तो वो निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी सुविधा राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। और जो अगर डॉक्टर मोहन यादव सरकार एम्बुलेंस, देखिए एयर एम्बुलेंस पहले ही ये घोषणा हो चुकी थी जब कॉन्क्लेव हुआ था उज्जैन में, पीएम श्री, और इससे उन मरीजों को लाभ मिलता है, मुफ्त में लाभ मिलता है। तो ये एक और दूसरी एक पहल है सरकार की जो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उन जरूरतमंदों को मिल रही है। भानु चौबे सर, जो वास्तव में जो आयुष्मान कार्ड धारी हैं या जो जल्दी से उन क्रिटिकल डिसीज उनको यदि होती है तो वो जल्दी लिफ्ट नहीं हो पाते एक जगह से दूसरी जगह। हाँ जी, ये मैंने प्रारंभ में जिक्र आपसे किया था कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा का जब तक सवाल है वो बहुत काम की है, और अगर वो वाकई कहे अनुसार चलती रही तो वाकई पब्लिक के लिए बहुत बड़ी सुविधा है, वो बहुत ही बड़ी सुविधा है। लेकिन और मेरे किसी भी बयान का यह आशय मेरा नहीं है कि मैं आलोचनात्मक रूप से सरकार की घोषणाओं को देख रहा हूँ, लेकिन मेरा संदेह जो है वो आप उससे स्वीकार करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है और अभी भी कर्ज लेकर काम चलाना पड़ रहा है, और किसी भी योजना या कार्यक्रम को चलाने में बहुत पैसा लगता है, सरकार को बहुत से संसाधन जुटाने पड़ते हैं। तो क्या हम संसाधन जुटा पाएंगे? कर्ज लेते रहेंगे? कर्ज बढ़ने की कोई सीमा होगी? कहां तक जाएगा? क्या कोई ऐसा काम आएगा, बात आएगी कि रिजर्व बैंक रोक लगाए कि अब इससे ज्यादा नहीं दे सकते? कर्ज अनंत नहीं हो सकता, एक सीमा होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि ये विकास कार्य किए जाएं लेकिन रेवेन्यू जनरेटेड कुछ ऐसे प्लान भी तैयार किए जाएं, जी हाँ, जिससे सरकार की कम से कम जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। क्या कहते हैं खिलावन चंद्राकर जी? निश्चित रूप से भानु जी के हिम्मत से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा यही कहना है कि जब तक आप संसाधन नहीं बढ़ाएंगे, आय के संसाधन नहीं बढ़ेंगे, तब तक विकास कार्यों के लिए राशि कहाँ से आएगी? आप केंद्र सरकार के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। आप जो है लगातार कर्ज, महीने में 2-2 बार कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्जों का बहुत बड़ी राशि ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। इसके जो है साइड इफेक्ट तो देखने को मिलते ही हैं, ऐसा तो ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार की एक मंशा है कि कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम किए जाएं, जमीनी स्तर पर कुछ धरातल पर काम उतारे जाएं। बहुत शुक्रिया खिलावन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भानु चौबे सर, समय निकालने के लिए बहुत आपका धन्यवाद। रवि अवस्थी जी, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने 6 महीने का, जब से उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर कमान संभाली है, पूरा ब्यौरा खाका मीडिया के सामने पेश किया। अगला विजन भी पेश किया कि हम किस रोड मैप से आगे बढ़ेंगे। उस रोड मैप में रोजगार की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, गरीबों को उनका जो हक है वो देने की बात है, सब्सिडी देने की बात है, पीएम आवास की बात है, और किसानों की बात है, युवाओं को रोजगार देने की बात है, और निवेश मध्य प्रदेश में
कराने की भी बात है। ऐसे में बहुत नए नवाचार करने की बात है कि जो एयरक्राफ्ट है, जो सेवाएं हैं, वो एक दूसरे से बड़े जो शहर हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी सरकार चिंतन मंथन करे। तो अब नए रोड मैप के साथ डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, दिल्ली के सरकार के गठन होने के बाद अब तेज रफ्तार से विकास कार्यों में जुट गई है। अब देखेंगे आगे आगे क्या होता है। जैसा भानु चौबे सर ने कहा कि कुछ चीजें शुरू तो हो जाती हैं, शुरू होने के साथ साथ वो कितना अमल में आती हैं और कितने दिन तक चलती हैं, क्या सतत चलने के लिए कितना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिकारियों की जो प्रशासनिक सेवा है, ये के जो अधिकारी हैं या निचले स्तर के कर्मचारी हैं, वो कितनी लगन और मेहनत से उसको बनाए रखते हैं, ये देखना बाकी होगा। तो DNN एजेंडा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।